नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमएस राठौड़। आपके इस प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जो रिट की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, उसी श्रृंखला में जो क्वेश्चन पेपर 28 तारीख को हुआ था उसके सॉल्यूशन पे बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहला यहाँ पर चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है, यानी चिंतन जो है मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है। तो हम लोग जानते हैं कि चिंतन जो है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। जैसा कि जे.एस. रोस ने अपनी परिभाषा में कहा कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। तो चिंतन क्या होता है? चिंतन ज्ञानात्मक पहलू होता है, इसमें ज्ञान शामिल होता है। फिर है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार या संज्ञानात्मक गतिविधि या मनोगतिक प्रक्रिया। तो देखिए संज्ञानात्मक गतिविधि होता है चिंतन, क्योंकि चिंतन में क्या शामिल होता है? चिंतन में संज्ञान जो है वो इंक्लूड होता है, सोचना, विचारना, प्रत्ययों का प्रयोग करना, ठीक है, सेंसेशन, संवेदनाएं, ये सब किस में शामिल होती हैं? चिंतन में शामिल होती हैं। तो इसका जवाब जो होगा वो संज्ञानात्मक गतिविधि। अब देखिए आगे हम बात करें तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी चिंतन शक्ति जो होती है उसके विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो लिखा है कि ज्ञान एवं अनुभवों की यथेष्टता ये होना चाहिए, ठीक है। फिर आए यहाँ पर यथेष्ट अभिप्रेरणा, ये भी होनी चाहिए। यथेष्ट स्वतंत्रता एवं लचीलापन, ये भी होना चाहिए। कम बुद्धि एवं ज्ञान, ये यहाँ पर जो है वो चिंतन की प्रक्रिया के संदर्भ में गलत कथन है, क्योंकि अगर कम बुद्धि और ज्ञान होगा तो फिर व्यक्ति या प्राणी जो है वो ठीक से चिंतन नहीं कर पाएगा। चिंतन वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें पर्याप्त ज्ञान और बुद्धि होती है। अब देखिए आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गहन प्रकार की, यानी यह सामान्य चिंतन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गहनतम चिंतन की बात हो रही है, गहराई की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सा व्यवहार है जिसमें गहन चिंतन की आवश्यकता होगी? तो देखिए दो फर्स्ट जो दे रखा है वो लिखा कि आधा, यानी 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है। अब ये सीधा जवाब होगा इसका कि भाई 1/2 का प्रतिलोम 2/1 होगा। तो यहाँ पर ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका भी सटीक जवाब है। फिर आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? तो जितना पूरी मात्रा में बनाने के लिए तो उसका आधा कर देंगे यहाँ पर भी। तो इसमें भी ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन योग यानी जोड़, व्यकलन यानी घटाव का विलोम होता है। इसके कहने का तात्पर्य क्या है? अब इस बात को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो गहन शैली का चिंतन माना जाता है। यानी चिंतन जो होता है एक अपसारी चिंतन होता है और एक अभिसारी चिंतन होता है। एक अपसारी और दूसरा अभिसारी। अब ये ऊपर के जो तीनों आपके एग्जाम्पल्स थे, ये अभिसारी जो चिंतन है उससे संबंधित है, सटीक जवाब था इनका। लेकिन जो आपका ये चौथा जो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है वो अपसारी चिंतन संबंधित है, जिसमें अलग अलग तरीके से उसको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है, यानी कौन सा ऐसा कथन है जो चिंतन के विषय में गलत है? तो चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, बिल्कुल प्रयुक्त होती है। हम लोग जानते हैं कि जो चिंतन है उसके जो घटक हैं, उसके जो तत्व हैं, उनकी हम बात करें तो चिंतन के जो तत्व होते हैं उसमें एक होता है बिंब यानी कि इमेज, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है आपका संप्रत्यय, ये संप्रत्यय होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका इसमें प्रतीक एवं चिन्ह, प्रतीक एवं चिन्ह। और एक यहाँ पर जो होता है आपका वो होता है यहाँ पर भाषा। ये इसके तत्व होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि चिंतन में प्रतिमा और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार का सूचना प्रक्रमण प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। जबकि हम लोग यहाँ पर देखें कि भाषा जो है वो चिंतन में शामिल होती है। तो चिंतन और भाषा असंबंधित नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। तो इसका जवाब ये। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी उसमें ऐसा कौन सा है जिसमें चिंतन की सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, सबसे कम भूमिका जिसकी होगी। तो देखिए यहाँ पर चित्र
चित्र जो है चिंतन में महत्वपूर्ण होते हैं, प्रतीक और चिन्ह भी महत्वपूर्ण होते हैं, मांसपेशीय क्रियाएं और भाषा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मांसपेशीय क्रियाएं जो होती हैं वो चिंतन के लिए कम महत्वपूर्ण होती है। मांसपेशीय क्रियाओं का चिंतन में कोई योगदान नहीं होता। चिंतन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइंड में होता है, मस्तिष्क में होता है। इसमें मानसिक जो क्रियाएं होती हैं उनका ज़्यादा योगदान होता है, ज़्यादा महत्व होता है, ना कि मानसिक जो ये मांसपेशीय जो क्रियाएं होती है इनका यहाँ पर कोई योगदान होता है। तो इसका जवाब होगा यही। फिर आता है आपका कि नूतन निर्माण तथा नवीन चिंतन करने वाला बालक कैसा बालक कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, नूतन निर्माण, नया निर्माण करे, नया सोचे। तो हम जानते हैं कि जो नया निर्माण करने वाला, नया सोचने वाला जो बालक होगा वो कैसा होगा, क्रिएटिव होगा, सृजनात्मक होगा। अब चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, किस चीज की जरूरत पड़ती है चिंतन के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है, उसके अंत तक चलती रहती है। तो इसका मतलब चिंतन के लिए किसी न किसी समस्या का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। बिना किसी समस्या के चिंतन कभी प्रारंभ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऑप्शंस में देखो पूर्वानुभव दे रखा है, भाषा दे रखी है, तर्क दे रखा है, समस्या। तो हमारा जवाब क्या होगा, समस्या। फिर आता है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, यानी सोचने की जो प्रक्रिया है वो भाषा के द्वारा प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति को बोला जाएगा भाषा या निर्धारण। यानी भाषा जो है वो चिंतन का क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है, तो उसको भाषा निर्धारण बोला जाएगा। भाषा से प्रभावित हो रहा है ये। फिर आता है कि विवेचनात्मक चिंतन, डेट इज क्रिटिकल थिंकिंग, व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो मूर्त अनुभव प्रदान करता है। उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करना, निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना, या इनमें से आपका अनुचित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो विवेचनात्मक चिंतन होता है इसी को हम लोग समालोचनात्मक चिंतन बोलते हैं, समालोचनात्मक चिंतन। और जो समालोचनात्मक जो चिंतन होता है, इस समालोचनात्मक चिंतन में ये होता है कि किसी भी तथ्य निष्कर्ष को एक्सेप्ट करने से पहले उसके गुण दोषों को परख लेना, उसके गुण दोषों को जांच लेना, वही क्या होता है, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो इसकी परिभाषा या इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका जवाब क्या होगा कि उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, ये योग्यता होना जरूरी है व्यक्ति में। तभी व्यक्ति क्या कर पाएगा, विवेचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर इवेल्युएटिव जो थिंकिंग है वो करने में कैपेबल हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि जब हम संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बात करी थी कि जो संज्ञान है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है संवेदना, दूसरा होता है प्रत्यक्षीकरण, और तीसरा होता है अवबोध। तीसरा होता है अवबोध। अब देखो संवेदना जो होता है उसका मतलब यहां पर क्या होता है, तो संवेदना का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया वातावरणीय ज्ञान। यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो संवेदना होता है। देखकर, छूकर, चखकर, सूंघकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त ना संवेदना है। संवेदना मानव मस्तिष्क की सबसे सरल प्रक्रिया होती है और ये ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। दूसरा यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, संवेदना से प्राप्त ज्ञान को अर्थ प्रदान कर देना। यानी संवेदना से प्राप्त ज्ञान में जब अर्थ जोड़ दिया जाएगा तो ये कहलाएगा प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया कि जब संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे प्रत्यक्षीकरण। और तीसरा होता है अवबोध, और अवबोध का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त ज्ञान को समझकर व्यवहार में अनुप्रयोग करना, व्यवहार में काम में लाना ही क्या कहलाता है, अवबोध कहलाता है। ये ज्ञान की तीसरी सीढ़ी होती है। तो ज्ञान की तीन सीढ़ियां हैं, एक संवेदना, दूसरा प्रत्यक्षीकरण और तीसरा अवबोध। फिर आता है कि दुरुस्त वस्तुओं के बारे में सोचना कहलाता है, दूर की वस्तुओं के बारे में सोचना कहलाता है कल्पना। तो जो चीजें हमारे सामने नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में सोचें, चिंतन करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। तो इसका जवाब होगा कल्पना। फिर देखिए आता है यहाँ पर चिंतनशील सोच, डेट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की चर्चा इनमें से किसने की है। तो हम लोग जानते हैं कि जो चिंतनशील सोच जो है या फिर जो
तार्किक या फिर विवेचनात्मक जो चिंतन है, इसकी चर्चा जो करी वो किसने करी है? जॉन डीवी ने करी है। ठीक है। अब आता है कि निम्न में से कौन से भिन्न है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो औरों से डिफरेंट है, औरों से अलग है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण सिद्धांत। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पता चलता है कि ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये सब अधिगम अंतरण के सिद्धांत हैं। ये तीनों किसके सिद्धांत हैं? अधिगम अंतरण के सिद्धांत हैं। ये सब क्या है? अधिगम अंतरण के सिद्धांत। लेकिन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन, जिसमें आया है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी यानी चालक न्यूनता सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का। तो इसका मतलब देखा जाए तो तीसरा जो है वो इनसे क्या होता है? भिन्न होता है, इनसे अलग होता है। तो इसका जो जवाब है वो। अब चलते हैं आगे। तो देखिए आगे आता है कि निम्नांकित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण है? स्थिर अंतराल यानी एक निश्चित समय के बाद मिलने वाले पुनर्बलन का उदाहरण है। तो देखो फर्स्ट जो है प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना, ये स्थिर अंतराल होता है। ठीक है। फिर आया कि आवधिक, आवधिक मतलब पीरियोडिकली, आवधिक का मतलब है पीरियोडिकली यानी एक निश्चित समय से दांत जांच के लिए जाना, ये भी ठीक है। प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि मिलना, ये भी होता है और ये भी है। अब इसका मतलब क्या नहीं है? ये नहीं है। एक व्यस्त जो नंबर है डायल करना, वो इसका उदाहरण है। तो इसका जवाब होगा ये। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो अभ्यास का जो नियम है वो सीखने का नियम होता है, तत्परता का जो नियम है वो भी सीखने का नियम है, प्रभाव का जो नियम है वो भी सीखने का नियम है, लेकिन खेल का नियम कोई अधिगम का नियम नहीं है। तो इसका जवाब होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो आता है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? अनुबंधन की जो प्रक्रिया है उसका पहला सोपान कौन सा होता है? तो देखिए अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला जो सोपान होता है वो होता है उत्तेजना। और उत्तेजना जो है उसका मतलब क्या है? यानी सबसे पहले शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होती है? उत्तेजना को शामिल किया गया, उत्तेजना पहला सोपान होता है। और उत्तेजना का मतलब होता है कि अनुबंधन के पश्चात यानी जब कंडीशनिंग हो चुकी होती है तो अनुबंधन के पश्चात प्राणी के सामने, अनुबंधन के पश्चात प्राणी के सामने जब सीएस प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधन के फलस्वरूप वो क्या करता है? सीआर कर देता है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्तेजना। यानी उत्तेजना का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो प्राणी जो है वो कंडीशनड हो जाने के कारण, अनुबंधित हो जाने के कारण उस अनुक्रिया को करने के लिए क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। इसी को बोला जाता है उत्तेजना। तो इसका जवाब जो होगा वो उत्तेजना। फिर आया कि सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? यानी सकारात्मक जो दंड है उसका कौन सा उदाहरण यहाँ पर है? तो सकारात्मक जो दंड है उसका उदाहरण होता है कि मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना या मीन मेक निकालना बंद करना। तो इसका जो जवाब होगा सकारात्मक वो कौन सा है? कि मित्रों के द्वारा उपहास। क्योंकि सकारात्मक दंड का मतलब होता है किसी अप्रिय जो उद्दीपक है उसको प्रस्तुत करना या फिर उसको जोड़ना, वो कहलाता है इधर मित्रों के द्वारा उपास, और वो सकारात्मक दंड होता है। तो मित्रों के द्वारा मजाक उड़ाना एक अप्रिय उद्दीपक है जिसको जोड़ा जा रहा है। तो इसका जवाब ये होगा। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो सामाजिक रचनावाद जो है इसकी चर्चा करी किसने? तो इसकी चर्चा करी वाइगोत्स्की ने। ठीक है। फिर आया कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू को उपेक्षा होती है, यानी कौन सा ऐसा पहलू है जिसको इग्नोर किया जाता है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो देखो भाषा पर ये बात करते हैं वाइगोत्स्की, सामाजिकता जो है उस पर भी बात करते हैं, सांस्कृतिकता पर भी बात करते हैं, लेकिन जैविक कारक पर ये कोई बात नहीं करते। तो ये इसी तत्व की क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। अब देखिए आगे बात करें हम, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? यानी अल्बर्ट बांडुरा जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है। तो देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है,
व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए अल्बर्ट बांडुरा का जो संबंध होता है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से होता है। तो अल्बर्ट बांडुरा जो जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं? वो जुड़े हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अब आता है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था किससे? तो देखो स्किनर जो है उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक जो है उन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किया, और हम जानते हैं कि जो कोहलर है उसने बंदर या नहीं वन मानुषों पर प्रयोग किया। तो यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर? वन मानुष। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि बंदर और वन मानुष, तो वन मानुष अलग होता है, बंदर अलग होता है, तो इनके प्रयोग किस पर थे? वन मानुष पर थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि कर्ट लेविन, यहाँ पर बात की जा रही है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं, यानी समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको गतिशीलता, समूह गतिशीलता कहा जाता है। ये ग्रुप डायनेमिक्स होती है। कर्ट लेविन जो है, कर्ट या कुर्त एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग कर्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग कुर्त पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जो कर्ट लेविन जो है वो समूह गतिशीलता के प्रतिपादक है, समूह गतिशीलता ग्रुप डायनेमिक्स के प्रतिपादक है। ये सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है, सामाजिक मनोविज्ञान जो है उसके प्रतिपादक है। ये संगठनात्मक विकास के प्रतिपादक होते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि समूह में जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो समूह में जो परिवर्तन होते हैं वो गतिशीलता होती है। फिर आएगी क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वन का लक्ष्य है। तो देखिए इस क्लार्क हल जो है वो बात करते हैं किसके ऊपर? क्लार्क हल जो बात करते हैं आवश्यकता के ह्रास पर। ये कहते हैं कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिससे किसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती हो। अगर किसी चीज से उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो उसको सीखने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो इनका यहाँ पर जो कहा गया कि पुनर्वन का जो लक्ष्य होता है वो होता है आवश्यकता का ह्रास, आवश्यकता की पूर्ति की बात करते हैं ये। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे हम आए तो लिखा है कि जिस कल्पना में विगत अनुभव प्रतिमाओं के रूप में ज्यों के त्यों उपस्थित होते हैं। देखिए क्या लिखा है, विगत अनुभव प्रतिमाओं के रूप में ज्यों के त्यों एज इट इज उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं। तो ये पुनरुत्पादक जो कल्पना है वो कहलाती है। और इस पुनरुत्पादक कल्पना का दूसरा नाम क्या है? स्मृति भी है। इसको क्या बोला जाता है? स्मृति बोला जाता है। इसमें हमारे जो पुराने अनुभव होते हैं वो एज इट इज जो इमेजेस होती हैं उनके रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो इसका जवाब है। तो क्वेश्चन है आगे कि डीवी के अनुसार तर्क के सोपान है। तो यहाँ पर बात की जा रही है तर्क के जो सोपान है उन पर बात यहाँ पर हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि जॉन डीवी जो है उन्होंने जो तर्क है उसके 5 सोपान यहाँ पर बताए। यानी इसके अनुसार जो सोपान होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, और आगे बात करें तो कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण प्रायोगिकरण सामान्यीकरण से गुजरता है। देखिए क्या है यहाँ पर, कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण प्रायोगिकरण व सामान्यीकरण से गुजरता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आगमनात्मक जो तर्क होता है उसमें होता है पहले निरीक्षण, उसके बाद में परीक्षण, और उसके बाद में सामान्यीकरण, ये यहाँ पर होता है। और ये जो यहां पर है तो इसके अंतर्गत क्या हो गया? इसके अंतर्गत हो गया आपका आगमन तर्क। अब आए कि पूर्व ज्ञान व स्मृति के आधार पर पूर्व प्रेक्षित तथ्यों को नवीन रूप से प्रस्तुत करना कहलाता है। तो नवीन रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? कल्पना यहां पर कहलाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखें कि वह कल्पना जिसका प्रयोग भौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है कहलाती है। तो भौतिक पदार्थों का निर्माण करने की जो कल्पना है उसको कहा जाता है रचनात्मक कल्पना, इसको बोला जाता है, ये रचनात्मक कल्पना होती है। फिर आए कि वह कल्पना जिसका प्रयोग अभौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर अभौतिक की बात हो रही है, और अभौतिक जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है सृजनात्मक कल्पना। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनके ऊपर हमने यहाँ पर बात करी, चर्चा करी। ओके, थैंक यू।